गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पाठ के लेखक यशपाल जी के बारे में बताना चाहूँगी कि यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब राज्य के फिरोजपुर छावनी में एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक कारोबारी थे और माताजी अनाथालय के स्कूल में एक अध्यापिका थी। जब स्टूडेंट लाइफ में ही यशपाल जी की मुलाकात दो फेमस प्रमुख क्रांतिकारियों से हुई जिनके नाम थे सरदार भगत सिंह और सुखदेव। आप इन दोनों के बारे में जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी क्रांतिकारी थे कि इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या क्या किया। इनके कारनामे आप सबको मालूम है। तो चूँकि भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आए तो इसलिए यशपाल जी भी जो थे वो क्रांतिकारी बन गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण भी 6 वर्ष जेल में भी रहे। जब ये जेल से बाहर आए तो उन्होंने विप्लव नाम का एक क्रांतिकारी पत्र निकाला। साहित्य के क्षेत्र में इनके अच्छे कार्य के लिए इनको 1970 यानी 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी एक उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यशपाल जी चूँकि बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे तो इन्होंने अनेक कहानियाँ, निबंध और उपन्यासों की रचना की। इनके प्रमुख उपन्यास जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेरी मेरी उसकी बात, देशद्रोही, झूठा सच इत्यादि प्रमुख हैं। कहानी संग्रह में पराया सुख, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध प्रसिद्ध है। निबंध संग्रह में न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब ये उनका प्रमुख निबंध है। अब हम आएंगे इनकी भाषा शैली पर। यशपाल जी की भाषा शैली में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी और अन्य आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की, आगत शब्दों का मतलब जो बाहर से लिए गए शब्द हैं। जैसे इनके में आप उर्दू फारसी के अल्फाज को देखेंगे तो ये सारे तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी और आगत शब्दों का इनकी भाषा शैली में प्रयोग हुआ है। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं कि पाठ में लखनवी अंदाज पाठ एक आपका कटाक्ष किया हुआ एक कहानी है जिस पर उन्होंने सामंती प्रथा के ऊपर, सामंती वर्ग के ऊपर कटाक्ष किया है। कटाक्ष का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रियलिटी से बेखबर, जो वास्तविकता है उससे एकदम बेखबर, बनावटी जीवन जीने के वो हैबिचुअल हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। मीन्स कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन उनका जीवन बनावटी जीवन से भरा होता है। तो एक ऐसे ही बनावटी जीवन को हम इस चैप्टर मीन्स लखनवी अंदाज पाठ में देखेंगे। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आप देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पसंद भी आएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेखक जो थे वो उनको एक बार कहीं जाना था। बहुत ज़्यादा उनको कोई दूरी नहीं तय करनी थी, बहुत लंबी यात्रा उनको नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने आराम से यात्रा करने के लिए एक सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। मीन्स कि वो ट्रेन से यात्रा उनको करनी थी। तो चूँकि उनका जो जर्नी था वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का नहीं था, थोड़े टाइम के लिए था, तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और ये सोच कर के ख़रीदा कि वो कम से कम भीड़ से बच जाएंगे
और खिड़की से उनको प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी मिलेगा। प्राकृतिक दृश्य यानी कि जब डिब्बे में भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तो वहाँ से वो खिड़की से बाहर जो नेचर की ब्यूटी है उसको देख सकेंगे। और दूसरा जो उनका एक उद्देश्य था कि उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर उनको उनकी कहानी के लिए कुछ तथ्य मिल जाएगा, कोई थीम मिल जाएगा कि वो कुछ उनको लिखने के लिए कुछ नया मिल जाएगा। तो ऐसी एक नई कहानी लिखने की सोच से वो उस सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करने के लिए चढ़ गए। अब वहाँ देखेंगे, चूँकि उन्होंने सोचा कि डिब्बा खाली होगा, ये सोच कर के उन्होंने उस सेकंड क्लास का टिकट लिया था। लेकिन जैसे ही वो उस डिब्बे में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि एक नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन वो पहले ही वहाँ पे पालथी मारकर बैठे हुए थे। सफ़ेद पोश सज्जन का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने होंगे। सफ़ेद पोश का मतलब यहाँ पे है जेंटलमैन के, एक यहाँ पे देखिए सज्जन शब्द का इस्तेमाल है, तो सफ़ेद का वो बड़े भद्र व्यक्ति थे, एक जेंटलमैन थे। ये चीज़ देख करके उन्होंने देखा कि वो पहले से ही पालथी मारे बैठे हुए थे और उनके सामने एक तौलिया बिछा हुआ था और उस पर 2 खीरे रखे हुए थे। वो जो सज्जन पहले से बैठे हुए थे उनके पास अचानक से जब लेखक उस डिब्बे में एंटर किए तो अचानक से उनके आ जाने से जो नवाब साहब बैठे थे उनकी आंखों में असंतोष का भाव दिखाई देने लग गया। असंतोष का मतलब उनको लेखक को देख करके अच्छा नहीं लगा। वो जो सज्जन थे जो पहले से ही उस डिब्बे में बैठे हुए थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लेखक का उस डिब्बे में आना। शायद वो भी ये समझ रहे थे कि वो अकेले डिब्बे में बैठ कर के यात्रा करना चाहते हैं, या फिर उनके मन में ये बात थी कि अकेले बैठ कर के वो आराम से खीरे को खाएंगे ताकि उन्हें कोई खीरा खाते हुए ना देख ले। नवाब साहब और लेखक दोनों ही एक दूसरे को देख कर के खुश नहीं हुए, क्योंकि लेखक को भी अकेले यात्रा करनी थी ताकि प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए वो अपनी एक नई कहानी की रचना कर सके। और सेम कंडीशन नवाब साहब की थी कि वो भी अकेले यात्रा करना चाहते थे ताकि उनके उस यात्रा के आनंद में कोई खलल ना पड़े, कोई बाधा ना पड़े। इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। अब क्या था कि नवाब साहब की एक मतलब वो लेखक की तो एक पुरानी आदत थी कि खाली बैठ कर के कल्पना करना, और नवाब साहब ने भी शायद यही सोचा होगा कि अकेले में यात्रा करना किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास के टिकट का सेकंड क्लास के डिब्बे का उन्होंने टिकट लिया होगा कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो सेकंड क्लास में यात्रा करें, और उस यात्रा के दौरान वो अकेले वक्त काटने के लिए शायद उन्होंने खीरे खरीदे होंगे कि वो किसी के सामने खीरे को ना खाएं, क्योंकि वो खीरे को कैसे खा सकते हैं। उनके हिसाब से शायद वो खीरा जो है अपदार्थ वस्तु है। अपदार्थ वस्तु का मतलब एक तुच्छ वस्तु है, और वो तुच्छ है इसलिए वो नहीं चाहते थे कि खीरा खाते हुए कोई उनको देखे। लेकिन अब क्या हो, लेखक को देख करके उनके मन में मतलब कोई उत्साह नहीं था और लेखक ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। अब क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए खिड़की से बाहर देखते रहे। काफ़ी देर तक बाहर देखते रहे कि फिर अचानक से लेखक भी कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे, और कभी कनखियों से देखें, कभी खिड़की के बाहर देखें। कनखियों का मतलब होता है तिरछी निगाहों से। कि अचानक से नवाब साहब ने लेखक की तरफ संबोधन करते हुए कहा, आदाब अर्ज़
जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। आप ये लाइनें तो समझ ही गए होंगे कि अब वो काफ़ी टाइम से दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। तो नवाब साहब ने ही पहले संबोधन किया कि आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अब अचानक से नवाब साहब का ये भाव परिवर्तन देख कर के, जो उनका एक्सप्रेशन था वो देख कर के लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत ये चीज़ समझ लिया कि अपनी शराफत जताने के लिए मुझे एक मामूली, एक तुच्छ इंसान समझ रहे हैं, ऐसा लेखक के मन में आया कि ये अब खुद को नवाब बन रहे हैं और मुझे एक मामूली समझ रहे हैं। इसलिए लेखक ने भी जवाब दे दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। किबला का मतलब होता है कि आप ही खाएं। क्योंकि लेखक को ये बात बुरी लगी, उनको ये लगा कि ये मुझे छोटा इंसान समझ रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अब नवाब साहब, उन्होंने क्या किया, पहले वो कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर उन्होंने खीरे खाने के लिए निश्चय किया। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि चूँकि नवाब थे वो, भले ही नवाबी ख़त्म हो चुकी थी अंग्रेज़ों के बाद से, लखनऊ में नवाबी नाम मात्र की रह गई थी, या यूँ कहिए कि नवाबियत ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन चूँकि लखनऊ के थे और उनके पूरे हाव भाव, चाल ढाल सब में एक नवाबियत भरी हुई थी, तो उन्होंने खीरे को भी बड़े नवाबी ढंग से खाने के लिए उसका इंतज़ाम किया। सब क्या किया उन्होंने, अपने जो तौलिया रखा हुआ था उसको झाड़ करके अपने सामने बिछा लिया और खीरे को उठाया। उनके बर्थ के नीचे एक लोटा रखा हुआ था, लोटे में पानी था। उन्होंने लोटे से दोनों खीरों को खिड़की से बाहर निकाल के बहुत ही अच्छे से धोया और फिर उन दोनों खीरों को तौलिए से पोंछ दिया। उसके बाद उन्होंने उस खीरे के सिरों को काटा और काट करके चाकू से, मतलब चाकू उन्होंने अपने पॉकेट में, जेब में रखा हुआ था, दोनों खीरों के सिरे को काटा और उनके सिरे को गोद करके झाग निकाला। आप लोगों को पता है, घर में भी आपके खीरे आते होंगे, तो खीरे की कड़वाहट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, खीरे के सिरों को काटते हैं और उसको जो कटे हुए दोनों पार्ट होते हैं उनको जब आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उसमें झाग निकलती है। वो झाग उस खीरे की कड़वाहट होती है। तो नवाब साहब ने उन खीरों के सिरों को काट करके उसका झाग निकाला और बहुत ही एहतियात से, मतलब बड़े सावधानी पूर्वक उन्होंने क्या किया कि उसे छील करके, मतलब खीरों को, देखिए 2 खीरे थे, ध्यान रखेंगे, खीरों को छील करके उसके उन्होंने फांके किए। फांके का मतलब उसके पीसेज किए। पीसेस करने के बाद उसको बड़े करीने से वो उन्होंने तौलिए पे सजा दिया। देखिए कितने वो इसका इंतज़ाम कितने नवाबियत ढंग से कर रहे थे। फिर उनके पास लाल मिर्च और नमक रखा हुआ था। देखिए लखनऊ स्टेशन पे जो खीरे बेचने वाले होते हैं उनको ये पता है कि खीरे को कैसे खाया जाता है, तो सभी जितने भी खीरे बेचने वाले होते थे वो ग्राहक को जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया ज़रूर देते थे। जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया खीरे से खाने के लिए ज़रूर देते थे। तो नवाब साहब ने क्या किया कि उन्होंने उन्होंने बड़े एहतियात से खीरों को छिल करके, खीरों के फाके यानी कि टुकड़े करके जो तौलिए पे बड़े अच्छे से सजाया हुआ था, उस पर उन्होंने क्या किया, जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च जो था वो छिड़क दिया। अब आप इस तरीके को सुन रहे होंगे तो आपके मुंह में आपके पानी आ रहा होगा। वही हाल वहाँ पे नवाब साहब का हो रहा था कि जब वो लाल मिर्च और
जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च को छिड़क रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि वो उस खीरे से खीरे पे मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो पानी पानी टाइप का हो गया। तो इससे क्या हुआ कि लेखक को के जो उनका एक्सप्रेशन था, जो उनकी भाव भंगिमा थी, उसको देख कर के लग रहा था कि उनके मुंह में पानी भर आया है। मतलब वो एक होता है ना कि जब हम ऐसा देखते हैं तो मुंह में लार टपकने लगती है, तो वो वो एकदम कल्पना में एकदम लीन हो गए कि वो खीरे का एक स्वाद ले रहे हैं। और लेखक कनखियों से बार बार देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि लेखक उनको इग्नोर कर रहे थे, वो नवाब साहब की इस हरकत को कनखियों से देख रहे थे कि और मन ही मन सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल से अपनी असलियत पे उतर आए हैं। असलियत मतलब कि एक नवाबियत दिखा रहे हैं कि हमें भी खीरे खाने का जो हमारा अपना शौक़ है वो किस तरीके का है। फिर अचानक से नवाब साहब ने फिर से लेखक की ओर देखा कि जब उन्होंने इतना काम कर लिया, खीरे को करीने से सजा दिया, तो फिर उन्होंने लेखक को देखा और कहा, वल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। देखिए, बालम खीरा का मतलब ये खीरे की क्वालिटी है। जैसे हम आम खाते हैं तो आम की कितनी क्वालिटी होती है, दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, या सिंदूरा आम है। तो इसी तरीके से ये खीरे की क्वालिटी है कि वल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब खीरे की एक अच्छी क्वालिटी। तो अब जब उस खीरे के ऊपर नमक मिर्च छिड़का हुआ था, तो वो सब देख कर के लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था कि उनको मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन वो पहले मना कर चुके थे। इसलिए अब उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बरकरार रखना था, क्योंकि जब एक बार मना कर दिया तो अब वो कैसे कह सकते थे कि हाँ वो खाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुंह में भी पानी आ रहा था। लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएं। देखिए, ये चूँकि लेखक भी लखनऊ के थे तो उनको, और लेखक थे, और लेखक के पास कोई भी लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो तो शब्दों का भंडार होते हैं। चाहे जो भी भाषा हो उस पर उनकी मास्टरी होती है, वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने भी, लेखक ने भी ये किया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब का मतलब इस वक्त खाने का मन नहीं है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा का मतलब यहाँ पे डाइजेशन जो है कि पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर है। मतलब मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैदे का मतलब होता है यहाँ पे कि मेरी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है। तो किबला शौक़ फरमाए, किबला का मतलब आप ही खाएं। अब जब लेखक ने मना कर दिया, अब लेखक के मुंह में तो पानी आ ही रहा था, लेकिन आत्मसम्मान की बात थी तो उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए नवाब साहब किस तरीके से खीरा खाते हैं। उनके खीरे खाने का जो और ये अनोखा ढंग है, इसे आप भी सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि नवाब साहब ने एकदम लालच भरी आँखों से नमक मिर्च छिड़के हुए खीरे की फाँकों को चमकती आँखों से देखा। मतलब चमकती आँखों का मतलब बड़ी आशाओं के साथ उन खीरे के फाँकों को देखा। फिर खिड़की से बाहर देखकर एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने उस खीरे की एक फाँक को उठाया। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा कि देखिए नवाब साहब किस तरीके से खीरे को खा रहे हैं कि उन्होंने खीरे के एक फाँक को उठाया और अपने होठों तक ले गए। अभी उन्होंने खाया नहीं, होठों तक ले गए और उस एक फाँके को बहुत अच्छे से सूंघा। सूंघने के बाद अब उसकी जब स्मेल ले ली तो आंखें बंद करके, जैसे
एक बहुत सुकून मिला। आँखें बंद कर ली और मतलब आँखें बंद करने का मतलब एक गहरी सांस ली। आँखें बंद करके होठों तक ले गए, सूंघ करके आनंदित हो गए। जब उन्होंने उसको सूंघा तो उनके मुंह में पानी आ गया। पानी का मतलब लार टपकने लग गई। फिर उन्होंने उस जो मुंह में पानी का घूंट उतर आया, उन्होंने बड़े अच्छे से उस पानी को अपने गले के नीचे उतारा। मीन्स की उस मुंह में आई हुई लार को वो पी गए। और उसके बाद क्या किया, फिर बड़े आंखें बंद करके एकदम मस्त हो गए और धीरे से नाक के पास ले गए। फिर उसको सूंघा और इस तरीके से सूंघने के बाद उन्होंने धीरे से वो खीरे के फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मतलब ट्रेन के खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी तरीके से नवाब साहब ने दूसरे फाँक को उठाया और नाक के पास ले गए और बहुत ही कहते हैं ना कि एक वो लालच क्या मतलब एक आनंद भरे हुए उसे सूंघा और जो भी गले में पानी की घूंट आई उसको पीते गए और सूंघ करके उस दूसरे खीरे के भी फाँक को फेंक दिया। इस तरीके से करते करते उन्होंने हर खीरे को उठाया और एक तृष्णा भरी वासना भरी रसास्वादन करके वो फाँकों को वो खिड़की से बाहर फेंकते गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तौलिए से अपने हाथ और अपने मुंह को पोंछ लिया। मतलब हम अपना हाथ और मुंह कब पोंछते हैं, जब हम खाना खा लेते हैं। अब उन्होंने हर फाँकों को उठाया, आनंदित हुए और फेंक दिया। उसके बाद अपने हाथ और मुंह को पोंछा और लेखक की ओर बड़े गर्व से भर के देखते हैं और इशारों में मानो ऐसा कह रहे हों कि ये है खानदान रईसों का तरीका। मतलब उन्होंने कहा नहीं, वो मन में कह रहे थे कि देखो जो खानदानी रईस होते हैं वो इसी तरीके से खीरों को खाते हैं। क्योंकि आप ध्यान देंगे बच्चों कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है। अपदार्थ का मतलब तुच्छ वस्तु। अब नवाब साहब शायद उन खीरों को खाते जब लेखक उस डिब्बे में नहीं आते, लेकिन लेखक के सामने उनको ये दिखाना था कि वो एक नवाब हैं और नवाबी जो खानदानी रईस होते हैं वो खीरा नहीं खाते, वो उनका खाने का एक तरीका है। वो इसीलिए अब लेखक की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगते हैं कि यह खानदानी रईसों का तरीका है। और उसके बाद वो थक करके लेट गए। मतलब अब उनका जैसे लगा कि पेट भर गया हो, कि वो थकान अपनी इतनी उन्होंने खीरे को खाने से पहले की तैयारी की थी कि अब वो थक करके लेट गए। और लेखक भी फिर यहाँ पे सोचने लगते हैं कि यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत। मतलब कहने का मतलब कि ख़ानदानी जो तहज़ीब है, तहज़ीब का मतलब सभ्यता, नफ़ासत यानी कि नफ़ासत हम कहते हैं, नफ़ासत का मतलब होता है क्लीनिंग यानी स्वच्छता। और नज़ाकत का मतलब कोमलता, कि बहुत ही नफ़ासत, तहज़ीब और नज़ाकत के साथ उन्होंने उन खीरों को खाया। अब यहाँ पे देखिए बात एक चीज़, इन लाइनों पे आप ध्यान दीजिएगा कि लेखक सारी चीज़ें मन में सोच रहे थे कि अचानक से उनको डकार की आवाज़ सुनाई दी। डकार आप समझते हैं, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। मीन्स कि जब खाना ओवर हो जाता है, ओवर डाइट हो जाता है तो डकार आती है। अब जैसे ही नवाब साहब के इस डकार को लेखक सुनते हैं कि डकार आती है तो नवाब साहब लेखक की तरफ देख करके कहते हैं कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखिए यहाँ पे ये उर्दू फारसी शब्द हैं
इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे कि खीरा लजीज होता है, लजीज का मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आसानी से पच नहीं पाता। नामुराद मैदे पर बोझ डालती है। नामुराद का मतलब कि जिसकी इच्छा पूरी ना हो। नामुराद शब्द का यहाँ पे ये मतलब है कि वो मैदे पर बोझ डालती है। मैदे का मतलब पेट के ऊपर, चूँकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो वो बोझ डालती है। यानी वो एक प्रकार से बनावटी दिखा रहे थे कि वो किस तरीके से अपने मतलब खीरे को खाते हैं। तो मतलब नवाब साहब पूरा बनावटी बात कर रहे थे कि अचानक से जब वो पहले तो देखिए, जब नवाब साहब ने डकार नहीं लिया था तो वहाँ पे लेखक ये सोच कर के परेशान थे कि बिना खीरा खाए किसी को की भूख कैसे मिट सकती है। मतलब आपने खाया भी नहीं, आपने सिर्फ उसको बड़े एहतियातन धोया, पोंछा, काटा और नमक मिर्च जीरा उसके ऊपर छिड़का और सूंघ के सारे खीरे को फेंक दिया। इससे इंसान का पेट कैसे भर सकता है? क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, पेट को भरा जा सकता है? लेकिन लेखक को तब आश्चर्य हुआ कि जब नवाब साहब डकार लेते हैं, कि डकार तो इंसान तभी लेता है जब इंसान का पेट भरा होता है। लेकिन जब नवाब साहब डकार लेते हैं तब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ज्ञान चक्षु खुलने का मतलब है कि उनकी जो ज्ञान रूपी आँखें हैं, कि उनको जो जिस पर्पस के लिए वो यात्रा कर रहे थे, कि उनको एक नई कहानी के लिए कथ्य की ज़रूरत थी, घटना पात्र की ज़रूरत थी। जैसा आपको याद है कि मैंने आपको माता के आँचल पाठ में बताया था कि कोई भी कहानी जो है वो उसके पात्र के ऊपर आधारित होती है या फिर किसी घटना के ऊपर आधारित होती है, फिर या तो मतलब कथा वस्तु पे आधारित होती है। तो माता का आंचल पाठ आपकी एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से पाठ का नाम माता का आंचल पड़ा। तो इसी तरीके से जब नवाब साहब डकार लेते हैं, पहले तो लेखक को आश्चर्य होता है कि बिना खाए हुए किसी का पेट कैसे भर सकता है। यानी कि बिना पात्र के, बिना घटना के, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। क्योंकि कहानी लिखने के लिए या उसमें पात्र होता है, या तो वो कहानी पात्र के ऊपर निर्भर करेगी, या फिर वो कोई घटना होगी जिसकी वजह से उस कहानी को लिखा जा सकता है, या उस कहानी का कोई कथ्य होगा, कथ्य का मतलब कोई थीम होगी जिसकी वजह से कहानी लिखी जा सकती है। ये लेकिन जब नवाब साहब डकार लेते हैं तब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ज्ञान चक्षु की तब वो सोचने लगते हैं कि यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो घटना, विचार और पात्र के बिना नई कहानी भी लिखी जा सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब बिना कुछ खाए इंसान का पेट भर सकता है तो फिर तो बिना पात्र, विचार और घटना के नई कहानी लिखी जा सकती है। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ में एक नवाब की नवाबियत दिखाई गई है कि वो कैसे बनावटी जीवन जीते हैं और उस बनावटी जीवन में वो क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे नवाब साहब के बनावटीपन से लेखक को उनकी अपनी कहानी के लिए एक नई कहानी लिखने का एक रास्ता मिल जाता है कि किस तरीके से नई कहानी लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कहानी में पात्र हो तो उस पात्र के आधार पे कहानी लिखी जा सके, या फिर कोई घटना हो या फिर कोई थीम हो। यहाँ पे नवाब साहब की बनावटी हरकतों को देख करके लेखक को उनकी नई कहानी लिखने का एक उद्देश्य मिल जाता है, जिससे उनको वो अपनी नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उम्मीद है इस चैप्टर को आप बखूबी समझ गए होंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।